सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो हमने अपने चैनल पे बच्चों आरआरबी फार्मासिस्ट यानी रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए एक सीरीज चलाई है, जहां पर जितने भी आपके पिछले कुछ सालों में फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में जो कि रेलवे के हैं पर्टिकुलरली, तो इनमें जितने भी क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं वो हम कवर करते हैं। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सब कुछ समझाया जाता है। तो अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सारे ही क्वेश्चंस को और उनकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से ध्यान से सुने, तो बहुत सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा इन्हीं एमसीक्यू से। बाकी आप अपने प्रिपरेशन जो है वो भी जारी रखें सिलेबस के अकॉर्डिंग, बुक्स वगैरह से अगर करना चाहते हैं। बट इन तरह की वीडियो से भी बच्चों आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा अपने आने वाले इस रेलवे एग्जामिनेशन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और यूएसए में रहती हूँ और यहीं से आपके लिए सारा ही कंटेंट प्रिपेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों अपना आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पूछ रहे हैं आपसे कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है लार्वा की एक एडल्ट में ड्रास्टिक चेंजेस के थ्रू, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए बच्चों आपको। आंसर है इसका ऑप्शन ए, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो देखिए, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये इस तरह की मेटामॉर्फोसिस की स्टेज होती है, जहाँ पर क्या होता है, एग जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक एडल्ट में कुछ डिफरेंट चेंजेस के थ्रू। अगर हम बटरफ्लाई की बात करें, फॉर एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, तो बटरफ्लाई का पहले एग होता है, थोड़े ही दिनों के बाद एग जो है वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्म हो गई है। एग इस शेप का था, अब लार्वा जो है इस शेप का हो गया है। फिर लार्वा जो है स्टेज थर्ड पे प्यूपा में कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ पर इस तरह की आउटर कवरिंग हो जाती है इसकी, और फिर ये आउटर कवरिंग इसकी हार्ड हो जाती है और फाइनली अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। तो ये क्या है, देखिए, एक तरह का ड्रास्टिक एंड एब्रप्ट चेंज है, एकदम से सडन चेंज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो भी इंसेक्ट है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल ग्रोथ हो रही है, सेल डिफ्रेंसिएशन हो रही है, और इसके वजह से इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है एग से अडल्ट तक की। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाता है बच्चों मेटामॉर्फोसिस। देखिए, बच्चों पूछ रहे हैं आपसे, आपको एक स्टैटिकल प्रोसीजर का नाम बताना है इनमें से जिनको यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंस एग्जिस्टिंग इन बिटवीन टू और मोर सैंपल्स। अब ये क्वेश्चन देखिए अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन डी, एनोवा टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के टू और मोर सैंपल्स में डिफरेंस को पता लगाने के लिए। एनोवा क्या होती है बच्चों? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक होती है, एक तरह का स्टैटिकल प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू दो या उससे ज़्यादा ग्रुप्स जो है आपस में उनको कंपेयर किया जाता है। अभी इसको देखिए, एनोवा टेक्निक जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है बहुत अलग अलग फील्ड्स में, जैसे रिसर्च में, क्वालिटी कंट्रोल में, मेडिकल रिसर्च एंड सोशल साइंसेज में। अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए ये इस तरह के एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे। मेडिकल रिसर्च में आपको प्लेसिबो तो आप सभी बच्चों ने सुना होगा। तो प्लेसिबो क्या होती है? ऐसी थिंग्स, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कोई अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है, बट उसको एज अ ट्रीटमेंट दिया जाता है उन लोगों को ठीक करने के लिए जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, मतलब दिमागी अगर उनको कोई परेशानी है, तो इस तरह के प्लेसिबो से उनको ट्रीट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट और प्लेसिबो के जो ग्रुप्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है और उनके ग्रुप्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। तो जब भी ग्रुप्स में कंपैरिजन किया जाता है, एक मान लीजिए 10 पीपल का ग्रुप यहाँ डिवाइड कर दिया है, 10 पीपल का ग्रुप यहाँ डिवाइड कर दिया है, इनके रिजल्ट्स को जब आपस में कंपेयर किया जाता है तो इसी टेक्निक को कहा जाता है एनोवा टेक्निक। रिसर्च में इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल की अगर हम बात करें तो क्वालिटी एंड प्रोसेस आउटकम्स को आपस में दो तरह के ग्रुप्स में डिवाइड करके फिर उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। मेडिकल रिसर्च में हमने देख ही लिया ट्रीटमेंट एंड प्लेसिबो ग्रुप्स जो हैं, ट्रीटमेंट मतलब जिनको एक्चुअल मान लीजिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं, तो एक्चुअल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इस ग्रुप को दी जा रही है और दूसरे ग्रुप को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग नहीं दी जा रही है, सिर्फ एक तरह की ब्लेंड मेडिकेशन आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर के पाउच दिए जा रहे हैं, सॉल्ट के पाउच दिए जा रहे हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स को फिर आपस में कंपेयर किया जाता है कि किस तरह का इफेक्ट दिखाया इन तरह के ग्रुप्स ने। सोशल साइंस में अगर बात करें तो जेंडर एंड एज ग्रुप्स को आपस में डिवाइड करके फिर उनको कंपेयर किया जाता है। तो इस टेक्निक को कहा जाता है बच्चों एनोवा
ना देखिए, इससे ईवीएस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फीचर ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर, इसको क्या कहा जाता है? पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूशन, इकोलॉजी या इकोसिस्टम। बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं हम। इस तरह की डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो ये पॉल्यूशन होता है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, अलग अलग तरह के पॉल्यूशन होते हैं। एयर पॉल्यूशन यानी एयर में अगर कंटामिनेंट्स हैं, एयर में कुछ अनवांटेड मटेरियल है, तो उसको एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा होता है व्हीकल्स की वजह से, जो गाड़ियाँ होती हैं सड़क पे चलती हैं उनकी वजह से, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से, और भी बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं इसके। वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, फैक्ट्री से जो इस तरह का लिक्विड डिस्चार्ज होता है, फिर उसके बाद ये डायरेक्टली हमारे जो वाटर रिवर्स होती हैं उनमें चला जाता है। इस तरह से वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। सॉइल कंटामिनेशन, हम भी इसको कम कर सकते हैं। कुछ किसी भी तरह का जो पैकेट होता है वो आप लैंड पे ना फेंके, ज़मीन पे ना फेंका करें। जहाँ भी आपको ट्रैश बिन मिले, डस्टबिन मिले, वहीं पर आप जाके फेंके। तो ये देखिए, ये सारे अपने इंडिविजुअल कॉल होती हैं। अगर हम चाहें, अगर हमारी पूरी कम्युनिटी चाहे, तो इन तरह के पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन, अगर बहुत ज़्यादा नॉइसी एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा आवाज़ है, शोर है बहुत ज़्यादा, तो इस तरह के पोल्यूशन को नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। तो बच्चों आंसर था इसका ऑप्शन बी, पॉल्यूशन। ना देखिए, इजी सा क्वेश्चन है, रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर वाटर H:O। तो H:O में किसके कितने एटम्स प्रेजेंट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, H2O। जैसे कि आपको पता होगा, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। ये जो देखिए, इसका रेशियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें पता लगा पाते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, और ये सारी ही चीज़ें जो हैं वाटर के, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती हैं, जो हमारे जितने भी बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस होती हैं उनमें उनको कैरी आउट करने के लिए। तो इसीलिए ये सिंबल जो है H2O का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945 के तहत इंसुलिन प्रिपरेशन को इसमें से किस टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए बच्चों? आंसर इसका ऑप्शन ए, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे इंसुलिन को स्टोर करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, आपको यही बता रहे हैं, अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। अगर ये क्वेश्चन आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो ये लिमिट भी आपको याद रखनी है, 36 to 46 डिग्री फ़ारेनहाइट में इंसुलिन को स्टोर करना चाहिए। अब देखिए, इंसुलिन को कभी भी फ्रीज नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसुलिन प्रिपरेशन को जो लोग होते हैं, जो इंसुलिन लेते हैं, वो फ्रिज के पीछे वाले साइड पर रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कूल होता है, उस फ्रिज का जो पीछे वाला साइड होता है काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। तो इस तरह की इंसुलिन प्रिपरेशन जम जाती है, फ्रीज हो जाती है। तो इस ऐसे अगर फ्रीज हो जाए इंसुलिन प्रिपरेशन, तो उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, उसको आपको डिस्कार्ड करना है, नई इंसुलिन लेके और फिर ही इंजेक्ट करना है, क्योंकि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, प्रिपरेशन जो है वो ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ फ्रिज की जो साइड वाला सेक्शन होता है, जहाँ टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जहाँ इंसुलिन, ऐसा कोई भी जगह फ्रिज में जहाँ इंसुलिन फ्रीज ना हो, वहाँ रखें और फिर उसके बाद इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए, टाइप 3 ड्रग मास्टर फाइल इंफॉर्मेशन देती है इसमें से किसके बारे में? ड्रग सब्सटेंस के बारे में, पैकेजिंग मटेरियल, फैसिलिटीज़ या एक्सिपिएंट्स? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन भी, पैकेजिंग मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है टाइप 3 ड्रग मास्टर फाइल। अब ये देखिए, ये जो बेसिकली हम अगर बात करें ड्रग मास्टर डॉक्यूमेंट, ड्रग मास्टर फाइल डॉक्यूमेंट के बारे में, तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि रेगुलेटरी एजेंसी, मतलब रेगुलेटरी एजेंसी जो मतलब मेन अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको सबमिट की जाती है। जो भी इसमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह का ड्रग प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसकी पूरी ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्या क्या इंग्रेडिएंट उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मान लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर दवाई, किसी भी तरह की दवाई बन रही है, तो वो इस तरह की ड्रग मास्टर फाइल बनाएगी, डॉक्यूमेंट बनाएगी और इसको सबमिट करेगी जो रेगुलेटरी एजेंसीज होती है उनको, और सारी ही इंफॉर्मेशन देगी अपने ड्रग के बारे में। तो इस तरह की जो टाइप 3 DMF होती है उसमें इंफॉर्मेशन होती है पैकेजिंग मटेरियल के बारे में, कि जब ये पूरी ही प्रोडक्ट जब हमारा बन जाएगा तो आप पैकेजिंग मटेरियल इसमें हम किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका मतलब मान लीजिए कि किस तरह का प्लास्टिक है, किस तरह का कार्डबोर्ड है, किस तरह से हम उसको पैक कर रहे हैं, सीलिंग फैसिलिटी किस तरह से उसको हम दे रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है टाइप 3 DMF में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए पटना सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, किस बैंक ऑफ द रिवर पे सिचुएटेड है पटना सिटी? डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों आपको, आंसर इसका ऑप्शन डी, गंगा रिवर के बैंक ऑफ द रिवर पे सिचुएटेड है हमारी पटना सिटी। अब देखिए बात करें अगर हम थोड़ा सा गंगा के बारे में, गंगा रिवर के बारे में जान लेते हैं, तो कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ये हमारी बन के आती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो उत्तराखंड स्टेट है हमारे इंडिया में, तो उनकी जो माउंटेन रेंज पे जो हिमालय के माउंटेन है वहाँ से ये निकल के आती है। पहले देखिए यहाँ पर ये दो रिवर्स होती हैं, अलकनंदा एंड भागीरथी, ये दोनों आपस में साथ में मिलती हैं। कहाँ पर? देवप्रयाग में। यहाँ पर इस तरह का पानी होता है, देखिए दोनों ही अलग तरह की रिवर का, अलकनंदा एंड भागीरथी। फिर यहाँ पर ये साथ में मिल जाती हैं और फिर ये एज अ रिवर गंगा फिर फ्लो होती है। और कहाँ तक जाती है ये फ्लो होके, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं रिवर गंगा एम्प्टी होती, रिवर गंगा जो है ये एम्प्टी होती है बे ऑफ बंगाल में, मतलब आप कह सकते हैं एंड है इसका बे ऑफ बंगाल में। तो पूरा ही इंडिया से शुरू होकर ये पूरी ही बांग्लादेश तक ट्रेवल करती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। तो ये हमने जाना पूरा ही गंगा रिवर के बारे में, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन सी दो रिवर्स मिलके यहाँ पर देवप्रयाग में मिलके फिर गंगा नदी बनती है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एक ही क्वेश्चन से बन गए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए ड्रग्स जिनकी हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी होती है उनको कौन सी क्लास में रखा जाता है बच्चों? तो आंसर इसका ऑप्शन ए, क्लास 3rd में रखा जाता है ऐसी ड्रग को जिनकी हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी होती है। अब देखिए यहाँ सारी ही क्लासेस आपको याद करनी है। क्लास 1 में कौन सी होती है? हाई सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमिएबिलिटी वाली। क्लास 2nd में लो सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमिएबिलिटी। वीडियो को पॉज कर लें और सभी चीज़ें आप अच्छे से बच्चों देख लें। तो ये देखिए बायोफार्मास्यूटिक्स का ही एक टॉपिक है। फार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ड्रग को अलग अलग क्लासेस में इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है उनकी सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी के बेस पे। अगर हम बात करें क्लास 3rd ड्रग की जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये हाईली सॉल्युबल होती है। देखिए क्योंकि ये हाई सॉल्युबिलिटी है मतलब हाईली सॉल्युबल होती है एक्वस एनवायरनमेंट में। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं लो परमिएबिलिटी, तो इसका क्या मतलब है? लिमिटेड एबिलिटी होती है इसकी परमिएट करने की बायोलॉजिकल बैरियर्स को, जैसे कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, तो उसको ये परमिएबल, उसको अच्छे से ये क्रॉस नहीं कर पाती है। तो इनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी इसी वजह से कम होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है बच्चों। सारे क्लासेस इनकी किस तरह की इसकी सॉल्युबिलिटी होती है और किन तरह की इनकी परमिएबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, लेसिथिन इज एन एग्जाम्पल फॉर, लेसिथिन इसमें से किस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है? डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन बी। ये एग्जाम्पल है एक तरह के सरफेक्टेंट, इमल्सिफायर और लाइपोट्रॉपिक एजेंट का। अगर हम बात करें बच्चों एज एन सरफेक्टेंट, तो लेसिथिन क्या करता है? ये रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन दो सब्सटेंसेस के बीच में से, जिसकी वजह से ये दो सब्सटेंस जो है, जो भी दो सब्सटेंस जिनको आपस में मिक्स किया जा रहा है वो आसानी से आपस में मिक्स हो पाए, ब्लेंड हो पाए एक दूसरे में। तो देखिए सारे ही सरफेक्टेंट इसी तरह का काम करते हैं। इमल्सिफायर की अगर हम बात करें एज एन इमल्सिफायर, तो जैसे कि आपको पता होगा बच्चों, इमल्शन जो है वो दो तरह के फेज से मिलकर बना होता है, ऑयल एंड वाटर। अब ये दोनों फेज जो है आपस में अच्छे से एक दूसरे से एक तरह का स्टेबल इमल्शन बना पाए, तो उसमें लेसिथिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज एन इमल्सिफायर। 3rd देख रहे हैं आप, लाइपोट्रॉपिक एजेंट। तो देखिए लाइपोट्रॉपिक एजेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे लीवर और हमारे दूसरे जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं उनमें जो एक्सेस फैट और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है उसको आप अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं पहले, और उनको फिर आप हमारी बॉडी से रिमूव आउट कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो इन तरह के एजेंट की तरह भी काम करता है, ऐसे लाइपोट्रॉपिक एजेंट भी काम करता है लेसिथिन। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लेटर एंड सिंबल सीरीज का। इस तरह की बच्चों आपको सीरीज दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि यहाँ पर आपका किस तरह का इसमें से ऑप्शन आप रख सकते हैं। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन डी है VIJ। अब देखिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहला आप लेटर देखेंगे सारी सीरीज का STU, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर V आएगा और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं W आ रहा है। सेकंड पे आप जब जाएंगे तो C के बाद आप देख रहे हैं एक कोई तो लेटर मिसिंग है, उसके बाद E आ गया, मतलब D मिसिंग था। E से आप चलेंगे तो आप देख रहे हैं कोई एक लेटर मिसिंग है, उसके बाद ये नेक्स्ट आ रहा है EF और फिर उसके बाद ये G आ गया। G से आप देख रहे हैं कोई एक मिसिंग है GH और उसके बाद यहाँ पर आएगा नेक्स्ट, तो VI हम पहुँच गए अपने
करेक्ट ऑप्शन तक। तो यहाँ तक अगर आप जाएं, देखिए फर्स्ट पे अगर आप पहुंचे, वी पे ही आप पहुंचे, आपने देखा कि कोई भी वी से स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ICN U से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको अपना टाइम आप सेव कर सकते हैं, डायरेक्ट इस ऑप्शन की तरफ जाएं और फिर आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। बट क्योंकि हम आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डी के बाद फिर से कोई एक मिसिंग है, ई मिसिंग है, और फिर यहाँ पर आ रहा है एफ। फिर आप देख रहे हैं एफ के बाद कोई एक मिसिंग है, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, और उसके बाद हम देख रहे हैं एच आ रहा है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर एच के बाद कोई एक मिसिंग होगा, HI यहाँ पर होगा मिसिंग, और उसके बाद आ गया जे। तो आप अपने ऑप्शन तक पहुंच गए, देखिए VIJ जो कि करेक्ट ऑप्शन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। इसी तरह के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छे लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब किए बिना चैनल को प्लीज़ बिल्कुल भी मत जाएं, बहुत मेहनत करते हैं हम आप तक ये सारा कंटेंट पहुंचाने के लिए। तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर डाउट रह गया बच्चों आपके मन में, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।